नमस्कार साथियों। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सिंधु नदी के बाद अगर कोई 3 नदियां हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित है, वो 3 नदियां हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। अब गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ पर है, ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सरस्वती नदी को ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, मिथिकल नदी। और ये जो मिथ है इसे आप लोगों के लिए मैं बस्ट कर देता हूं। ये सरस्वती नदी की जो घाटी है उसे अब आज भी देख सकते हैं। कहां पे? जो घग्गर हाकरा की जो घाटी है, घग्गर हाकरा नदी की, उसी के बाजू में आप सरस्वती नदी की सूखी घाटी देख सकते हैं। तो हमारी सरस्वती नदी का ये क्या हो गया और कैसे हो गया, तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्लाइमेटोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। तो भारत का जो मॉनसून है वो आज से 7000 साल पहले यानी कि 5000 बीसी के आसपास डिक्लाइन होना शुरू कर दिया, यानी कि बारिश की मात्रा कम होनी शुरू कर दी तब से। तो 1500 बीसी आते आते हमारी यह सरस्वती नदी अपने सूखने के कगार पे पहुंच गई थी। अब महाभारत का एक पर्व है जिसका नाम है तीर्थ यात्रा पर्व। वहाँ पे कृष्ण के बड़े भाई बलराम के सरस्वती नदी की यात्रा की एक वर्णना है। वहां पे भी सरस्वती नदी सूखती जा रही है। और हमारे ऋग्वेद के प्राचीन 3 खंड यानी कि छठी, 30वीं और 7वीं किताब में भी जिस सरस्वती नदी की वर्णना की गई है वो माइटिएस्ट ऑफ देम ऑल थी, कोई सूखती जा रही नदी नहीं थी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऋग्वेद ना 1700 बीसी में लिखा गया था, ना 3500 बीसी में लिखा गया था। ऋग्वेद लिखा गया था कम से कम 5000 बीसी में। तो अब ये सप्त सिंधु रीजियन में जो सूखा पड़ा था, इसकी वजह से वहाँ के निवासी दक्षिण में गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के कुछ हिस्सों में बसने के लिए मजबूर हो गए थे। अब चलिए इस आर्यन इन्वेजन को व्याख्या करने के लिए हम एक और चीज़ की मदद लेंगे और वो है जेनेटिक्स। तो जीन ही वो चीज़ है जिससे हमें हमारे पूर्वजों से विशेष धाराएं मिलती हैं। हमारे हर एक सेल में ऐसे 3 अंगाणु हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड और तीसरा न्यूक्लियस। तो हम प्राणियों में बस माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ही पाया जाता है, प्लास्टिड नहीं पाया जाता। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हम लड़के हों या फिर लड़की, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें हमारे माताजी से ही मिलता है। और हम सबको पता है कि लड़कों में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होता है और लड़कियों में जो होता है वो XX होता है। तो लड़कों को अपना जो Y क्रोमोसोम मिलता है वो अपने पिताजी से ही मिलता है। तो इन दोनों को जब हम एक साथ बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और Y क्रोमोसोमल डीएनए, इनको हम कहते हैं हैप्लोग्रुप्स। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के हैप्लोग्रुप्स मिले। एक है Y क्रोमोसोमल हैप्लोग्रुप जिसे हम पैट्रिलिनियल जीन कहते हैं, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम जिसे हम मैट्रिलिनियल जीन कहते हैं। तो इन हैप्लोग्रुप्स को ABCD की तरह नामकरण किया जाता है कि किसी का नाम A, किसी का नाम B, और इनके जो सब ग्रुप्स हैं उन्हें भी A1, B2 या फिर C3, C3A ऐसे नामकरण किया जाता है। आज से लगभग 70 या 75 हज़ार साल पहले जब मानव पहली दफ़ा अफ्रीका से बाहर निकले तब वो सबसे पहले जिस जगह पर आए वो जगह है भारतीय उपमहाद्वीप। और यहाँ पर ही हैप्लोग्रुप R1A1A की पहली बार उत्पत्ति हुई। तो आप सबको ये लग सकता है कि भारत में तो द्रविडियन लोग रहते थे और उसके बाद आर्यंस आए, तो हमारे जेनेटिक्स में थोड़ा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। पर एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पाया गया है कि आर्यन भाषा बोलने वाले लोग और द्रविडियन भाषा बोलने वाले लोगों में जेनेटिक डिफरेंस बस 2.03% का पाया जाता है। उसी ओर हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनमें जेनेटिक डिफरेंस 12.7% का है। तो जितना भी डिफरेंस दिखता है, ये दिखता क्यों है? क्योंकि आज सारे दुनिया से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ पे नौकरी के लिए या फिर कुछ कर दिखाने के लिए। उस समय सारे विश्व से लोग भारत में आया करते थे। इनमें कुछ लोग हैं फाहियन, ह्यूएनशांग, मेगास्थेनिस, अल्विरोनी, ये स्कॉलर्स भारत में आए। इनमें तो ह्यूएनशांग भारत के एक यूनिवर्सिटी नालंदा में पढ़े भी। विदेशी राजाओं में अलेक्जेंडर आए भारत में 327 ईसा पूर्व में। उसके बाद जब वो चले गए यहाँ से, जाते जाते उनकी मौत भी हो गई थी, पर उन्होंने अपना साम्राज्य उनके सेनापति सेल्यूकस को दे दिया था।
तो सेल्यूकस ने ही भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इंडो ग्रीक साम्राज्य की सूचना की। और एक इंडो ग्रीक राजा है जिनका नाम है मिलिंदर, उनके नाम से तो किताब भी है, मिलिंदर पन्ह। वो एक मुनि नागसेन के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उसी के बेसिस पे ये बुक लिखी गई थी। और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के जो आदमी हैं वो हमसे थोड़े अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मंगोलॉयड जीन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के लोग थोड़ा दिखते थोड़ा अलग है। कोई थोड़ा ज़्यादा गोरे हैं, कोई लोग ज़्यादा काले हैं, पर ये बस क्लाइमेट की वजह से। अब जाते जाते ये तथ्य भी देता जाता हूँ कि R1A1A की जो सब ग्रुप्स दो हैं, R1A1A6 जो कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली फला फूला, और एक है R1A1A7 जो पोलैंड में इंडिपेंडेंटली फला फूला। तो R1A1A जो कि आर्यन जीन माना जाता है, उससे इन दोनों की तुलना ना कीजिएगा।